एक शांत पहाड़ी कस्बे में, जहां सुबह की रोशनी कोहरे की चादर को धीरे धीरे हटाती थी और चिड़ियों की चहचहाहट जीवन में संगीत भर देती थी, वहीं रहता था अरिन नाम का एक युवा लड़का। उसके भीतर सपनों की एक चिंगारी जल रही थी, बड़ी, चमकदार और बिखरी हुई। हर सुबह वह जोश से उठता, जैसे आज कुछ महान करना है, लेकिन हर शाम तक वह थका हुआ और असफल महसूस करता। उसके भीतर जुनून की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो बस दिशा की। अरिन की जिंदगी में योजनाएं तो बहुत थीं, लेकिन कार्य बहुत कम। वह हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ भी पूरी पकड़ में नहीं आता था। नोटबुक्स, मोबाइल नोट्स, व्हाइट बोर्ड्स, सब भरे पड़े थे विचारों से, लेकिन कोई भी विचार क्रियान्वित नहीं हो पा रहा था। वह रोज खुद से एक ही सवाल पूछता, मैं कुछ पूरा क्यों नहीं कर पाता? एक रात, जब नींद आंखों से कोसों दूर थी और मन भीतर ही भीतर बेचैन था, वह अपने घर के पास स्थित पुराने पुस्तकालय की ओर निकल गया। वहां एक कोने में, एक धूल जमी अलमारी के नीचे उसे एक किताब दिखाई दी। गहरे लाल रंग के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। लेखक का नाम था ए सुमन। कुतूहलवश उसने किताब खोली और जैसे ही पहले कुछ पंक्तियां पढ़ी, लगा जैसे किसी ने उसके भीतर झांक लिया हो। शब्द उसके अनुभवों को आवाज दे रहे थे। यह किताब कोई साधारण गाइड नहीं थी, यह तो एक यात्रा थी, ध्यान की, उद्देश्य की और आत्म परिवर्तन की। पहला सबक था, फोकस ज्यादा करने की कला नहीं है, यह कम करने की कला है, लेकिन उद्देश्य के साथ। ध्यान सूर्य की किरणों की तरह है, जब फैलता है तो हल्की गर्मी देता है, लेकिन जब केंद्रित होता है तो स्टील को भी भेद सकता है। अरिन ने पहली बार एक सूची बनाई, क्या करना है कि नहीं, बल्कि क्या नहीं करना है उसकी। उसने उन आदतों को लिखा जो ऊर्जा चूसती थीं, उन ऐप्स को जो ध्यान भटकाते थे, और उन लक्ष्यों को जो अब उसके जीवन के मूल्यों से मेल नहीं खाते थे। उसे समझ आया कि ना कहना कोई इनकार नहीं होता, बल्कि अपने ध्यान की रक्षा करना होता है। अगला भाग था, ध्यान भटकाने वाले तत्वों की पहचान। किताब ने बताया कि पुराने जमाने में खतरे बाहर से आते थे, लेकिन आज के जमाने में खतरे भीतर से आते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की तुलना, सतही मनोरंजन, ये चुपचाप आते हैं और हमारा सबसे कीमती संसाधन छीन लेते हैं, ध्यान। इसका समाधान था गहन कार्य, यानी डीप वर्क। किताब ने इस अवस्था को एक मंदिर की तरह बताया था, जहां समय रुक जाता है और विचारों की रचना होती है। लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए दिनचर्या और अनुशासन की जरूरत होती है। अरिन ने एक कोना बनाया, अपने कमरे में एक छोटा सा ध्यान क्षेत्र, एक डेस्क, एक नोटबुक, एक पेन। हर सुबह 8 बजे वह वहां बैठता। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई रुकावट नहीं। पहले कुछ दिन कठिन थे, मन बार बार भटकता, उंगलियां मोबाइल के लिए तड़पती, लेकिन धीरे धीरे वह मौन में रम गया। किताब में लिखा था, पहले 15 मिनट कठिन होते हैं, लेकिन अगर उन्हें पार कर लिया जाए तो ध्यान की धारा बहने लगती है। एक दिन अरिन इतना डूब गया कि जब सिर उठाया तब घड़ी में समय था 10:30। 2 घंटे ऐसे बीते थे जैसे 10 मिनट। किताब ने एक मूर्तिकार की कहानी सुनाई थी जो अकेले काम करता था, क्योंकि उसकी कला को एकांत चाहिए था। गहरी रचनाएं कभी भी बहुकार्य, मल्टीटास्किंग में नहीं होती, वे होती हैं पूर्ण उपस्थिति में। अब अरिन की सुबहें बदल चुकी थी। वह अब नींद से उठते ही मोबाइल नहीं देखता था। अब उसकी सुबहें डायरी लिखने से शुरू होती थी। अपने विचारों को कागज पर उतारना, इरादों को स्पष्ट करना और कुछ देर चुप रहकर सांस लेना। किताब ने बताया था, सुबह का समय पवित्र होता है, यह दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह को जी लिया जाए तो पूरा दिन अपने आप संवर जाता है। फिर आया एक महत्वपूर्ण अध्याय, ऊर्जा प्रबंधन। फोकस केवल समय प्रबंधन नहीं है, यह ऊर्जा प्रबंधन है। किताब ने समझाया कि ऊर्जा दिन भर में घटती बढ़ती रहती है, और जब आप अपनी ऊर्जा के चक्र को पहचान लेते हैं, तब आप अपने कार्यों की योजना उसी के अनुसार बना सकते हैं। अरिन ने पाया कि उसकी सबसे अधिक ऊर्जा सुबह 9 से दोपहर तक रहती है। अब वह इस समय का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करने लगा। मोबाइल, कॉल्स, ईमेल, सब बाद में। वह इस बात का ध्यान रखने लगा कि क्या चीजें उसकी ऊर्जा को कम करती हैं। रात को देर तक स्क्रीन देखना, जंक फूड खाना या नकारात्मक बातें करना। अब इन सब की जगह ली थी सैर, अच्छा संगीत, किताबें और प्रेरक संवादों ने। फिर आया लक्ष्य निर्धारण का अध्याय। किताब में लिखा था,
ज्यादातर लोग लक्ष्य तो तय करते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने की प्रणाली नहीं बनाते। लक्ष्य गंतव्य होते हैं, लेकिन प्रणाली वाहन होता है। अरिन ने अपने पुराने लक्ष्य देखे, एक किताब लिखना, फिट होना, ज्यादा पैसे कमाना। किताब ने कहा, इनको प्रणाली में बदलो। हर दिन 500 शब्द लिखो, हर सुबह 30 मिनट वर्कआउट करो। अब अरिन केवल परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देने लगा। हर दिन का एक छोटा कार्य एक ईंट की तरह उसकी नींव बना रहा था। किताब ने कहा, परिणाम का पीछा मत करो, निरंतरता का पीछा करो, क्योंकि परिणाम बार बार किए गए फोकस का प्रतिफल है। एक सुबह जब अरिन ने अपनी डायरी खोली, उसने पाया पिछले 30 दिन से उसने बिना एक दिन भी छोड़े अपने नियमों का पालन किया है। कुछ बदल चुका था। वह पहले से शांत था, स्थिर था, कम प्रतिक्रियाशील था। उसका स्क्रीन टाइम आधा हो गया था। 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए थे जो महीनों से अधूरे पड़े थे। फिर किताब ने चेतावनी दी, ये यात्रा सीधी नहीं होती, बीच में कई जाल होते हैं। उनमें से एक जाल था परफेक्शनिज्म। परफेक्ट करने की चाहत भी ध्यान भटकाने का एक रूप होती है। अरिन को यह गहराई से महसूस हुआ। वह कई बार कार्य को शुरू नहीं करता था क्योंकि वह चाहता था कि सब कुछ सही हो, लेकिन किताब ने कहा, परफेक्शन प्रगति को मार देता है। फोकस का मतलब है असफल होते हुए भी आगे बढ़ते रहना। अब उसने खुद को आजादी दी, अधूरे में भी सुंदरता देखने की, गलतियों को स्वीकार करने की और रुक रुक कर भी बढ़ते जाने की। फिर आया तुलना का जाल। दूसरों की सफलता, स्पीड और बाहरी चमक देखने में हम अपनी राह से भटक जाते हैं। फोकस, किताब ने कहा, दौड़ नहीं है, यह अपने सच के साथ अनुशासन से चलने की कला है। अरिन ने कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स अनफॉलो किए जो उसे तुलना के जाल में फंसाते थे। उसने खुद से कहा, मैं पीछे नहीं हूं, मैं अपनी यात्रा पर हूं। हर रात वह दिन का मूल्यांकन करता, क्या अच्छा किया, कहां ध्यान भटका और क्या सुधारा जा सकता है। 5 मिनट की यह आदत उसकी आत्म जागरूकता को तेज करने लगी। अब वह पहले जैसा लड़का नहीं रहा था जो हर विचार के पीछे दौड़ता था। अब वह एक माली बन चुका था जो हर दिन अपने मन की बगिया को सींचता था। उसकी आंखों में अब जल्दबाजी नहीं, स्थिरता थी। उसके कदमों में अब भगदड़ नहीं, उद्देश्य था। फोकस अब केवल कार्य करने का तरीका नहीं था, यह एक जीवन शैली बन चुकी थी। और उस रात जब उसने किताब का पन्ना पलटा, अंतिम पंक्तियां थीं, फोकस है स्वतंत्रता। यह आपको उस शोर से मुक्त करता है जिसे आपने चुना ही नहीं, और यह आपको उस जीवन की ओर ले जाता है जिसे आपने सच में जीना चाहा था। इसकी रक्षा करो, इसका अभ्यास करो, इसे जियो। अरिन मुस्कुराया। उसने किताब को बंद किया। उसे पता था यह केवल शुरुआत है। बाहरी दुनिया अब भी वैसी ही है, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका है, और वही बदलाव सबसे बड़ा था। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे कमरे की दीवारों पर उतर रही थी। खिड़की के पार पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। अरिन चुपचाप अपने डेस्क पर बैठा था। वह पहले की तरह जल्दी उठता था, लेकिन अब उसकी सुबहों में घबराहट नहीं होती थी। अब हर सुबह में एक नए इरादे की आहट होती थी। उसके भीतर का शोर धीमा हो गया था। वह हर गतिविधि को अब ध्यानपूर्वक करता था, जैसे जीवन एक साधना हो। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, अब ध्यान मेरे स्वभाव का हिस्सा बनता जा रहा है। यह कोई काम नहीं, कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन का मार्ग बन गया है। किताब का अगला अध्याय शुरू हुआ। यदि तुम ध्यान में निपुण होना चाहते हो तो अपने परिवेश को साधो। लेखक ने बताया कि केवल इच्छा शक्ति के बल पर ध्यान को साधना कठिन है। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है, वह थकती है। बुद्धिमान लोग केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते, वे ऐसा वातावरण रचते हैं जहां ध्यान सहज हो जाता है। अरिन ने इधर उधर देखा। डेस्क पर बेकार की चीजें पड़ी थीं, अधूरी किताबें, उलझे हुए तार, पुराने नोट्स। उसने ठान लिया कि वह अपने स्थान को नया रूप देगा। अगले 1 घंटे में उसने सब साफ कर दिया। सिर्फ एक नोटबुक, एक पेन और एक पौधा बचा। उसने सामने एक कार्ड रखा जिस पर लिखा था, इस क्षण की रक्षा करो। फिर किताब ने बताया, हमारी दृष्टि को निर्देश देने वाले संकेत बहुत शक्तिशाली होते हैं। जैसे मेज पर रखी एक मिठाई डाइट बिगाड़ सकती है, वैसे ही एक खुला टैब ध्यान को तोड़ सकता है। इसीलिए लेखक ने सलाह दी थी कि डेस्क पर केवल वही चीज होनी चाहिए जिस पर काम करना है, न कोई लिस्ट, न अन्य स्क्रीन्स। फिर आया डिजिटल जाल का अध्याय। आज की दुनिया में सबसे बड़ा ध्यान भ्रष्ट करने वाला कारक है लगातार जुड़ाव। मोबाइल की घंटियां, ईमेल्स, मैसेजेस,
ये सभी तात्कालिक लगते हैं लेकिन मूल्यहीन होते हैं। किताब ने कहा, हर बार जब तुम दुनिया को जवाब देते हो तो अपने भीतर से कुछ खो बैठते हो। इसका समाधान था निर्धारित समय के लिए पूर्णतः ऑफलाइन रहना। लेखक ने सुझाव दिया था, दिन में 2 घंटे ऐसे हों जब तुम पूरी तरह ऑफलाइन रहो, न छुप कर न चुपचाप, बल्कि सच में डिस्कनेक्ट हो जाओ। अरिन को डर लगा। उसने सोचा, अगर किसी को जरूरत पड़ी तो, लेकिन फिर उसने वो पंक्ति दोहराई, अगर कुछ वास्तव में तात्कालिक है तो पहले ही देर हो चुकी होगी, और अगर नहीं है तो वह इंतजार कर सकता है। उसने सुबह 9 से 11 और शाम 4 से 6 के बीच खुद को पूरी तरह ऑफलाइन रखना शुरू किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। इन 2-2 घंटे के सत्रों में उसने पहले से कहीं ज्यादा काम किया, वह भी बिना थके हुए। उसका मन स्थिर रहता, विचार स्पष्ट रहते। किताब ने फिर एक नई अवधारणा दी, लय और विश्राम। लेखक ने बताया कि मनुष्य का मस्तिष्क एक चक्र में काम करता है, 90 मिनट का गहन कार्य और 15 मिनट का विश्राम। इस चक्र को अल्ट्रेडियन रिद्म कहा जाता है। अरिन ने अपने दिन को इसी लय में बांटना शुरू किया। 90 मिनट का फोकस, फिर थोड़ा टहलना, पानी पीना, आंखें बंद कर लेना। पहले उसे लगता था कि ब्रेक समय की बर्बादी है, लेकिन अब वह जान चुका था ब्रेक कोई रोक नहीं है, वह प्रगति का साथी है। फिर किताब ने ऊर्जा अनुष्ठान की बात की। सुबह की शुरुआत कैसे करें, दोपहर में ऊर्जा कैसे बढ़ाएं और रात को कैसे समापन करें। लेखक ने दुनिया के महान लोगों के उदाहरण दिए जो अपने दिन की रचना खुद करते थे। प्रेरणा पाकर अरिन ने अपने अनुष्ठान तय किए। उसकी सुबह अब शांति से शुरू होती, लिखना, पानी पीना, गहरी सांसें लेना। दोपहर में वह हल्का काम करता, पढ़ना, मेल देखना। रात को दिन का विश्लेषण करता और सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बना लेता। किताब में एक और अद्भुत बात थी, सोने से पहले जो अंतिम चीज तुम अपने दिमाग को देते हो वह सारी रात उसमें घूमती रहती है। अगर वह शोर और चिंता है तो सपनों में भी वही होता है, लेकिन अगर वह शांति या ज्ञान है तो मस्तिष्क उसमें डूब जाता है। फिर आया बहुकार्य पर अध्याय, यानी मल्टीटास्किंग। किताब ने इसे एक भ्रम बताया। ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। अरिन को अपने पुराने व्यवहार की याद आई। खाना खाते समय फोन देखना, चलते समय पॉडकास्ट सुनना, बात करते समय नोटिफिकेशन पढ़ना। लेकिन अब वह हर काम को पूरी उपस्थिति के साथ करने लगा। जब खाता तो केवल खाता, जब चलता तो पेड़ों को देखता, जब बात करता तो फोन दूर रख देता। अब उसे समझ आ गया था, मल्टीटास्किंग तुम्हें व्यस्त बनाती है, लेकिन फोकस तुम्हें जीवंत बनाता है। इसके बाद आया पहचान आधारित ध्यान का पाठ। किताब ने कहा, हम अपने लक्ष्यों के अनुसार नहीं बढ़ते, हम अपनी पहचान के अनुसार कार्य करते हैं। यदि आप स्वयं को अनुशासित व्यक्ति मानते हैं तो आपके कार्य उसी के अनुरूप होंगे। अरिन ने खुद से पूछा, मैं कौन बन रहा हूं? उसने लिखा, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो गहराई को सतहिता पर प्राथमिकता देता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो स्थिरता को अपनाता है और हर दिन की कद्र करता है। धीरे धीरे उसके कार्य उस पहचान को प्रतिबिंबित करने लगे। फिर आया भावनात्मक ध्यान। लेखक ने बताया कि आंतरिक बाधाएं, डर, चिंता, आत्मसंदेह भी ध्यान को भटकाती है। इससे निपटने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, सांसों पर नियंत्रण और भावनात्मक लेखन का सुझाव दिया गया। अरिन ने हर दिन 10 मिनट ध्यान लगाना शुरू किया। शुरू में उसका मन भटकता, लेकिन कुछ हफ्तों में वह शांति का अनुभव करने लगा। उसने अपनी डायरी में केवल घटनाएं नहीं, भावनाएं लिखनी शुरू की। जब उसने किसी भावना को नाम दिया तो वह भाव नियंत्रण से बाहर नहीं जाती। फिर आया संबंधों में ध्यान का महत्व। किताब ने बताया कि जब आप किसी को अपना पूर्ण ध्यान देते हैं तो वह व्यक्ति महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण है। यही असली संबंध है। अरिन ने अपने माता पिता के साथ हर रविवार शाम एक ध्यान समय निर्धारित किया। चाय, बातचीत, बिना किसी तकनीकी रुकावट के। ये क्षण उसकी आत्मा को छू जाते। अब ध्यान सिर्फ कार्यक्षमता नहीं, प्रेम और संबंध का रूप बन गया था। अरिन को अब यह समझ आने लगा था कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। कार्य में, बातचीत में, विश्राम में और संबंधों में। एक शाम वह बालकनी में बैठा आकाश की रंगत बदलते देख रहा था। किताब ने एक रूपक दिया था, तुम्हारा ध्यान एक कैमरे के लेंस की तरह है। या तो तुम एक स्पष्ट तस्वीर खींच सकते हो
या सब कुछ एक धुंधली छवि में समेट सकते हो? उसने निर्णय लिया, अब से वह हर क्षण को फ्रेम करेगा, उस पर ध्यान देगा और जो व्यर्थ है उसे धुंध में छोड़ देगा। उस रात जब उसने किताब बंद की तो एक शब्द उसके मन में गूंज रहा था, शांति। एक ऐसी शांति जो बाहर नहीं, भीतर से आ रही थी। दिन गुजरते गए और अरिन की दिनचर्या अब एक सुगम धारा की तरह बहने लगी थी। अब उसके जीवन में उतावलेपन की जगह स्थिरता थी, शोर की जगह मौन था। अब वह सुबह केवल जागता नहीं था, वह उद्देश्य के साथ उठता था। हर दिन अब कोई बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर था खुद से जुड़ने का, एकाग्रता को अभ्यास में बदलने का। अब तक वह किताब का आधे से अधिक भाग पढ़ चुका था, लेकिन जितना उसने पढ़ा था उससे कहीं अधिक उसने जिया था। उसके कार्य, उसकी सोच, उसकी दिनचर्या, सब में बदलाव आ चुका था। फिर भी वह जानता था कि यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। अगला अध्याय था ध्यान का प्रबंधन। किताब ने बताया कि फोकस और ध्यान दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। फोकस उस टॉर्च की रोशनी जैसा है जो किसी एक दिशा में केंद्रित होता है, लेकिन ध्यान वह शक्ति है जो यह तय करती है कि वह टॉर्च कहां चमकेगी। यदि आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर लें तो फोकस अपने आप आ जाता है। लेखक ने कहा, यदि तुम नहीं चुनते कि तुम्हारा ध्यान कहां जाए तो दुनिया तुम्हारे लिए यह तय कर देगी। यह बात अरिन को झकझोर गई। उसने महसूस किया कि अब तक वह दुनिया द्वारा भेजे गए संदेशों, सूचनाओं और घटनाओं के पीछे भागता रहा था, लेकिन अब वक्त था कि वह खुद तय करे कि उसकी चेतना कहां प्रवाहित हो। किताब ने सुझाव दिया, अपने जीवन में मौजूद हर इनपुट की समीक्षा करो। कौन सी बातें पढ़ते हो, किसे सुनते हो, किससे बातचीत करते हो, किन चीजों को देखते हो। हर चीज या तो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाती है या घटाती है। अरिन ने यह अभ्यास तुरंत शुरू किया। उसने उन सभी ईमेल सब्सक्रिप्शन को हटाया जो अनावश्यक थे। सोशल मीडिया पर केवल उन्हीं को फॉलो करना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे। हर शाम वह सोचता, क्या आज मैंने ऐसा कुछ पढ़ा या सुना जिसने मुझे बेहतर बनाया। उसका वातावरण अब सिर्फ शांत नहीं, सार्थक भी बन गया था। इसके बाद आया फोकस स्प्रिंट का अध्याय। लेखक ने इसे सघन कार्य के द्वीप कहा। विचार था कि आप 25 या 45 मिनट का टाइमर सेट करें और उस दौरान केवल एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। फिर एक छोटा सा ब्रेक लें और पुनः अगला सत्र शुरू करें। अरिन को यह तकनीक बहुत व्यावहारिक लगी। उसने अपने दिन को इन स्प्रिंट्स में बांटना शुरू कर दिया। पहले सत्र में लेखन, फिर ब्रेक में सैर, फिर दूसरा सत्र अध्ययन का। इन केंद्रित अवधियों में वह इतना कुछ कर पाता कि उसे खुद पर विश्वास नहीं होता। लेकिन लेखक ने सचेत किया, इन स्प्रिंट्स को शुरू करना आसान नहीं होता। असली चुनौती होती है शुरुआत करना। किताब ने इसे कहा फोकस थ्रेशहोल्ड। इस बाधा को पार करने के लिए लेखक ने कुछ सुझाव दिए। शुरुआत को आसान बनाओ, प्रतिरोध को कम करो। अरिन ने अब हर सुबह पहला कार्य बहुत सरल रखा, जैसे डायरी में 2 पंक्तियां लिखना या नोटबुक खोलना। बस इस छोटे कार्य से शुरुआत हो जाती और फिर वह धीरे धीरे बहाव में आ जाता। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आया, मोशन और एक्शन का अंतर। किताब ने बताया कि अक्सर हम सोचते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, जबकि हम केवल तैयारी कर रहे होते हैं। लेखन पर लेख पढ़ना मोशन है, खुद लिखना एक्शन है। एक्सरसाइज का प्लान बनाना मोशन है, व्यायाम करना एक्शन है। अरिन को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में अधिकांश समय मोशन में जाता था, योजना बनाने में, जानकारी इकट्ठा करने में, पर असली कार्य कम ही होता था। अब उसने नियम बना लिया, हर मोशन के बाद कम से कम 30 मिनट का एक्शन होगा। यदि वह कोई लेख पढ़ता तो उसमें से एक विचार को तत्काल लागू करता। यदि कोई वीडियो देखता तो उसका अभ्यास उसी दिन करता। यह प्रक्रिया असुविधाजनक थी लेकिन प्रभावी थी। फिर किताब ने ऊर्जा ऑडिट की बात की। यह जानना कि कौन सी चीज, कौन से लोग, कौन से कार्य ऊर्जा बढ़ाते हैं और कौन से कम करते हैं। अरिन ने दिन में अपने ऊर्जा स्तरों पर नजर रखना शुरू किया। वह जान गया कि कुछ बैठकें उसे थका देती थीं, कुछ भोजन उसे सुस्त बना देते थे, लेकिन एक छोटी सैर, अच्छी किताब और शांत संगीत उसकी ऊर्जा को बढ़ाते थे। अब उसका ध्यान केवल समय प्रबंधन पर नहीं, ऊर्जा प्रबंधन पर था। इसके बाद किताब में एक वाक्य आया जिसने उसकी सोच बदल दी। हर हाँ किसी और चीज के लिए ना होती है। अरिन ने अब किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले खुद से पूछना शुरू किया, क्या यह मेरी प्राथमिकताओं के अनुकूल है? अगर नहीं तो वह शालीनता से मना कर देता। अब उसने लोगों से अपने नए नियमों के बारे में बात की।
अपने दोस्तों और परिवार को बताया कि वह किन चीजों पर ध्यान देना चाहता है और कहां सीमाएं हैं। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं, लेकिन जिनकी उपस्थिति जरूरी थी उन्होंने उसका साथ दिया। फिर किताब ने एक और चुनौतीपूर्ण सत्य से परिचय कराया, फोकस थकान। लेखक ने बताया कि मस्तिष्क का वह भाग जो निर्णय लेता है और ध्यान केंद्रित करता है, उसे भी विश्राम की आवश्यकता होती है। इसलिए दिन भर एक ही तीव्रता से ध्यान बनाए रखना संभव नहीं। इसका समाधान था फोकस एंकर, जैसे कोई घंटी, कोई गहरा श्वास या कोई मंत्र जो आपको वर्तमान में लौट आए। अरिन ने एक छोटे पत्थर को चुना जो उसे पहाड़ों की यात्रा से मिला था। वह उसे अपनी जेब में रखता और जब जब उसका ध्यान भटकता वह उसे छूता और सोचता, लौट आओ। फिर उसने चलना शुरू किया, ध्यान से। किताब में लिखा था कि चलना न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि रचनात्मकता के लिए भी जरूरी है। इतिहास के कई महान विचारक हर दिन लंबे समय तक टहलते थे। अरिन अब दिन में 2 बार टहलने जाता और इन सैरों में उसे नए विचार मिलते, समस्याओं के समाधान सूझते और मन स्थिर होता। लेकिन फिर किताब ने एक और सच्चाई से उसका सामना करवाया। ध्यान का मूल्य है एकाकीपन। लेखक ने कहा, गहन कार्य तुम्हें दुनिया के शोर से दूर करता है और शोर में जीने वालों को यह दूरी अकेलापन लगती है। अरिन ने यह महसूस किया था। कुछ लोग उसे अब उबाऊ समझते थे, कुछ दूर हो गए, लेकिन किताब ने दिलासा दिया, जो तुम्हारे जीवन में सच्चे हैं वे तुम्हारे मौन को भी समझेंगे। यह वाक्य उसे बहुत शांति देता था। अब उसने फोकस को केवल एक अभ्यास की तरह नहीं बल्कि अपनी पहचान की तरह स्वीकार करना शुरू किया। वह अब वह व्यक्ति बन गया था जो केवल समय का मूल्य नहीं समझता बल्कि अपनी ऊर्जा, अपनी उपस्थिति और अपने ध्यान का मूल्य जानता था। उसकी बातें धीमी हो गई थीं लेकिन सारगर्भित। उसकी दृष्टि गहरी हो गई थी। वह अब प्रतिक्रियाशील नहीं था, वह अब सृजनशील था। अंतिम अनुच्छेदों में किताब ने लिखा, फोकस केवल उत्पादकता नहीं, एक जीवन की परिभाषा है। यह तय करता है कि तुम्हारा ध्यान कहां गया, वहीं तुम्हारा जीवन जाएगा। अरिन अब हर रात सोने से पहले बस एक शब्द दोहराता था, लौट आओ। जब मन भटके, लौट आओ। जब तनाव बढ़े, लौट आओ। जब दुनिया शोर करे, लौट आओ। अपने कार्य पर, अपने विचार पर, अपने आप पर। अरिन की यात्रा अब एक शांत नदी की तरह बह रही थी। रोज सुबह वह उसी उत्साह से जागता, लेकिन अब वह उत्साह किसी हड़बड़ी का नहीं था। वह एक शांति थी, भीतर से उपजी हुई। एक सच्चाई थी कि जीवन में अब उद्देश्य स्पष्ट है और हर क्षण का मूल्य वह जान चुका है। कई महीने बीत चुके थे, लेकिन फोकस अब कोई संघर्ष नहीं रहा। यह उसकी दिनचर्या बन गया था, एक स्वाभाविक लय जो बाहरी दुनिया के शोर में भी स्थिर रह सकती थी। लेकिन किताब ने उसे चेताया, फोकस का असली परीक्षण तब होता है जब जीवन में शोर बढ़ता है। क्या तब भी तुम भीतर से शांत रह सकते हो? वह समय अब आ गया था। अब उसके पास नए प्रस्ताव आने लगे थे, नए प्रोजेक्ट्स, नए रिश्ते, नए अवसर। हर एक चीज आकर्षक लग रही थी, पर किताब की वह पंक्ति उसके मन में गूंजती रही, हर आकर्षण अवसर नहीं होता। कई बार ध्यान भटकाव भी सुनहरे लिबास में आता है। अब अरिन ने एक और नई तकनीक अपनाई, विलंबित उत्तर। उसने सीखा कि किसी भी प्रस्ताव को तुरंत हां कहने की जरूरत नहीं होती। अगर कुछ सच में मूल्यवान है तो वह 24 घंटे बाद भी उतना ही मूल्यवान होगा। यह नियम उसके लिए एक ढाल बन गया। उसने देखा कि कई बार जो बातें उत्साह में सही लगती थीं, वे 24 घंटे बाद व्यर्थ प्रतीत होती थीं। अब हर निर्णय के पहले वह खुद से एक सवाल करता, क्या यह निर्णय मुझे उस जीवन के करीब ले जाएगा जिसे मैं सच में जीना चाहता हूं? किताब ने इसे कहा था नॉर्थ स्टार प्रिंसिपल। फिर किताब ने एक और गहरी बात कही, अगर तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे मूल्यों से मेल नहीं खाते तो फोकस लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अरिन ने यह सिद्धांत अपने काम में लागू किया। उसने केवल उन्हीं कार्यों को स्वीकार किया जो उसके मूल्यों के अनुरूप थे, जैसे रचनात्मकता, आत्मविकास और दूसरों की सहायता। अब उसके निर्णय तात्कालिक लाभ पर आधारित नहीं थे बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से थे। किताब ने आगे कहा, ध्यान केवल स्वयं के लिए नहीं होता, वह दूसरों की सेवा के लिए भी होना चाहिए। यह बात अरिन को भीतर तक छू गई। पहले वह ध्यान इसलिए करता था कि वह अपने भीतर के शोर से बच सके। अब वह ध्यान इसलिए करता था कि वह दूसरों को स्पष्टता दे सके। उसने देखा कि जब वह शांत होता है तो आसपास का वातावरण भी स्थिर हो जाता है। अब वह दूसरों को भी मार्गदर्शन देने लगा,
छोटे भाई को, सहकर्मियों को, दोस्तों को। उसने कोई भाषण नहीं दिया, सिर्फ अपने उदाहरण से सिखाया। वह अब दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन चुका था। किताब की एक पंक्ति उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई, वह बनो जिसकी तुम्हें कभी जरूरत थी। एक दिन उसने खुद को याद करते हुए देखा। वह खोया हुआ, भ्रमित, व्यस्त और अंदर से खाली। लेकिन अब वही व्यक्ति दूसरों को दिशा दिखा रहा था। फिर आया किताब का अंतिम अध्याय, ध्यान की विरासत। लेखक ने पूछा, क्या तुम अपनी अंतिम सांसों पर गर्व से कह पाओगे कि तुम्हारा ध्यान सही स्थानों पर गया? यह प्रश्न गहरा था। अरिण ने पिछले 6 महीनों की अपनी डायरी उठाई। हर पन्ना उसके परिवर्तन का प्रमाण था। अब उसके शब्दों में शांति थी, सोच में स्पष्टता थी और दिनचर्या में स्थिरता। वह अब किसी प्रेरणा के इंतजार में नहीं था। उसके पास प्रणाली थी, अभ्यास था और आत्म जागरूकता थी। लेकिन लेखक ने कहा, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। फोकस कोई एक बार की जाने वाली विजय नहीं है, यह हर दिन लौटने का अभ्यास है। अब वह शब्द लौट आओ उसका मंत्र बन चुका था। जब भी ध्यान भटके, लौट आओ। जब भी असमंजस हो, लौट आओ। जब भी जीवन शोर करे, लौट आओ। वह हर दिन यह अभ्यास करता रहा। फिर एक सुबह, जब वह हमेशा की तरह लिख रहा था, एक ईमेल आया। एक प्रतिष्ठित प्रकाशन ने उसका लेख स्वीकार किया था। वही लेख जो उसने ध्यान की अवस्था में लिखा था, बिना किसी अपेक्षा के। वह मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं थी, यह संतोष की थी। उसे एहसास हुआ कि असली पुरस्कार वह लेख नहीं था। असली पुरस्कार था वह प्रक्रिया जिसमें वह पूरी तरह डूबा था। वह प्रवाह की अवस्था, वह एकाग्रता, वह मौन, वही उसका सच्चा उपहार था। फिर कुछ दिन बाद उसने अपनी उस किताब की एक कॉपी अपने छोटे भाई को उपहार में दी, वही किताब जिसने उसकी जिंदगी बदली थी। उसने किताब के पहले पन्ने पर एक छोटा नोट लिखा, यह किताब मेरे जीवन में बदलाव इसलिए नहीं लाई क्योंकि इसमें कोई जादू था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने मुझे वह याद दिलाया जो मैं भूल चुका था, कि मेरा ध्यान पवित्र है, मेरी ऊर्जा सीमित है और मेरा फोकस ही मेरा भविष्य तय करेगा। आशा है यह तुम्हारे लिए भी वही करेगी। अरिण। और फिर एक शाम वह पुस्तकालय गया, वही पुराना पुस्तकालय जहां उसकी यह यात्रा शुरू हुई थी। वह उसी कोने में गया, उसी अलमारी के सामने खड़ा हुआ जहां पहली बार उसने उस किताब को पाया था, और तभी उसे एहसास हुआ अब उसे उस किताब की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, और ऐसी ही दमदार जीवन बदलने वाली किताबों की कहानियां सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें किताबों की आवाज, क्योंकि यहां हर किताब बोलती है।